स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स, जिसको हम और एक नाम देते हैं दैट इज एसेंट ऑफ सैप। जो प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं उसके बाद ये किसके जरिए से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और ये कैसे इन वाटर एंड मिनरल्स को सॉइल में से एब्जॉर्ब करते हैं विद द हेल्प ऑफ द रूट सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम आज यही डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स कैसे वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद किसके जरिए से ये एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो पहले हमें देखना है कि ये जो प्लांट बॉडी है इसमें ऐसा कौन सा सिस्टम प्रेजेंट होता है जिस सिस्टम की मदद से ये प्लांट्स वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम रूट सिस्टम टू द अदर बॉडी पार्ट्स। और उसके साथ साथ हम यहाँ पे मैकेनिज्म देखेंगे कि ये किस मैकेनिज्म के जरिए से वहां पे वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल। तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ट्रांसलोकेशन एंड एसेंट ऑफ सैप, ये अलग अलग टर्म्स है। जो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होता है, अगर वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे तो उसको हम नाम देते हैं एसेंट ऑफ सैप, और अगर वहां पे ऑर्गेनिक या फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट हो जाएगा तो उसको हम नाम देते हैं ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को डिस्कस करना है और इसी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को हम और एक नाम देते हैं जिसको हम नाम देते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो ये जो प्लांट बॉडी होती है इसमें ये ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स कैसे होता है, या एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है। तो इस प्लांट बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं जाइलम टिश्यू। इसको हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू नाम क्यों देते हैं, क्योंकि ये जो जाइलम टिश्यू होता है इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। इसमें बहुत सारे किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से ये वहां पे जो टिश्यू बन जाता है इसको हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आपने ऑलरेडी 9th में पढ़ा होगा सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू हम इसको कहते हैं जिसमें एक ही किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वन काइंड ऑफ सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टिश्यू हम उसको नाम देते हैं जिसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे जाइलम को देखेंगे, ये जो जाइलम है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और इस जाइलम टिश्यू में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो वहां पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं जिसकी मदद से प्लांट बॉडी में वाटर एंड मिनरल्स ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो अगर हम जाइलम को देखेंगे इसमें किस किस किस्म की सेल प्रेजेंट होती है या कौन सी टाइप की सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो एक तो इसमें जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर सेकंड इसमें जाइलम ट्रैकिड्स प्रेजेंट होते हैं, नंबर थर्ड इसमें जाइलम फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, एंड नंबर फोर्थ इसमें जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स होते हैं जो इस कॉम्प्लेक्स जाइलम टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, दैट इज जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो अक्सर एंट्रेंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये जो जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स और जाइलम फाइबर्स होते हैं, ये 3 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं, ये डेड सेल्स होते हैं। लेकिन जो यहाँ पे ओनली जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वहां पे इस जाइलम टिश्यू में दैट इज अ लिविंग सेल, ये जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं ये लिविंग सेल्स होते हैं। तो मींस ये जो जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है इसमें जो 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, इनमें से जो 3 सेल्स होते हैं जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकिड्स एंड जाइलम फाइबर्स, ये 3 किस्म के सेल्स ये डेड होते हैं, लेकिन जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वहां पे ये लिविंग सेल्स होते हैं। ये जाइलम टिश्यू के अंदर ओनली लिविंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर होता है जाइलम कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, इसमें कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती है और यही वहां पे कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं और इन्हीं सेल्स की मदद से वहां पे इसी टिश्यू की मदद से वहां पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हो जाता है या एसेंट ऑफ सैप एक प्लांट बॉडी में परफॉर्म हो जाता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मैकेनिज्म की, ये जो प्लांट बॉडी है या जो प्लांट बॉडी का रूट सिस्टम होता है ये कैसे वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द सॉइल। क्योंकि जो प्लांट बॉडी का रूट सिस्टम होता है ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्राइमरी रूट है, चाहे वो सेकेंडरी रूट है, चाहे वो टेरिशरी रूट है। और उसके साथ साथ जब वहां पे इस रूट सिस्टम पे रूट हेयर्स डेवलप हो जाते हैं तो ये रूट हेयर्स भी इसी सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, सॉइल गैप्स के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। और इसी सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान जो वहां पे वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होता है या सॉइल के अंदर जो वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट होता है ये रूट सिस्टम इसी वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है प्लांट बॉडी के लिए। और उसके बाद जब ये प्लांट बॉडी के अंदर रूट सिस्टम के अंदर चला जाता है और उसके बाद इस एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स को ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है कि ये जो प्लांट बॉडी है ये कैसे वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पे मेनली 2 टाइप्स ऑफ प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। एक को हम नाम देते हैं ऑस्मोसिस और दूसरे को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन। ये 2 प्रोसेसेस है जो 2 प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं कहां पे, वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। और आपने ऑलरेडी ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन को वहां पे 9th या हायर क्लास में पढ़ा होगा। तो ऑलरेडी डिस्कस किया होगा कि जो डिफ्यूजन होती है इसमें सिंपल कहते हैं कि डिफाइन करते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। और जो ऑस्मोसिस होती है उसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करते हैं फ्रॉम द रीजन ऑफ लो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, या फ्रॉम रीजन ऑफ लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू द हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। वहां पे जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स एब्जॉर्ब होते हैं। एक तो वाटर एब्जॉर्ब होता है और इस वाटर के साथ साथ वहां पे प्लांट बॉडी मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहले क्या होता है, क्या पहले वाटर एब्जॉर्ब होता है या मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, वो यहाँ पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट प्लांट बॉडी
एब्जॉर्ब करती है, या जो फर्स्ट मटेरियल एब्जॉर्ब होता है दैट इज मिनरल्स। जो एक प्लांट बॉडी होती है, जो उसका रूट सिस्टम होता है, वो पहले जमीन में से, सॉइल में से मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं। किस प्रोसेस से एब्जॉर्ब करते हैं वो हम आगे देखेंगे, किसकी मदद से वहां पे एब्जॉर्ब होते हैं। तो लेकिन जो पहली मूवमेंट होती है वहां पे मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसके बाद जो सेकंड मूवमेंट वहां पे हो जाती है, वहां पे उसके बाद वाटर एब्जॉर्ब होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट डाउन किया है कि जो मिनरल्स होते हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि मिनरल्स कैसे एब्जॉर्ब होते हैं और वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो यहां पे जो मिनरल्स होते हैं दे डिफ्यूज इनटू द रूट हेयर्स। जो मिनरल्स सॉइल पार्टिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान जो डिसॉल्व मिनरल्स होते हैं वाटर के अंदर, तो उसके साथ साथ वहां पे जो रूट हेयर्स होते हैं या जो रूट्स होते हैं इस सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो मिनरल्स होते हैं वहां पे सॉइल के अंदर ये डिफ्यूज हो जाते हैं, और ये रूट हेयर्स की मदद से रूट के अंदर पहुंच जाते हैं। तो मींस बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ये जो जमीन के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं बाय डिफ्यूजन प्रोसेस ये रूट्स के अंदर चले जाते हैं, ये रूट हेयर्स के अंदर चले जाते हैं। तो जब ये रूट हेयर्स के अंदर चले जाते हैं, रूट सेल्स के अंदर चले जाते हैं, वहां पे क्या होता है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन या आयोनिक कंसंट्रेशन वहां पे जो सेल्स के अंदर वो बढ़ जाती है। सपोज अगर ये यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स है और इनके दरमियान यहाँ पे रूट प्रेजेंट होता है, रूट हेयर प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे उसके साथ साथ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। जब ये मिनरल्स इस रूट हेयर के अंदर चले जाते हैं, जो वहां पे रूट हेयर की सेल होती है, इस सेल के अंदर वहां पे जो डिफरेंट आयोनिक कंसंट्रेशन होती है, जो वहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयन्स या डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स वहां पे अंदर चले जाते हैं, इस सेल के अंदर पहुंच जाते हैं, तो वहां पे जो आयोनिक कंसंट्रेशन होती है इनसाइड सेल वो इंक्रीज हो जाती है। तो मींस यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट है, जो मिनरल्स होते हैं ये बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये मूव करते हैं फ्रॉम द सॉइल इनटू द सेल। ये सॉइल से या सॉइल को छोड़कर ये रूट सेल्स के अंदर चले जाते हैं। जब ये रूट सेल्स के अंदर पहुंच जाते हैं, तो रूट सेल्स के अंदर वहां पे क्या होता है, जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है। जब आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो वहां पे क्या होता है, दे डेवलप आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन द रूट एंड द सॉइल। तो वहां पे अब आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है, मींस अब वहां पे कंसंट्रेशन डिफरेंस डेवलप हो जाती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है। तो जब आयन सॉइल से चले जाते हैं, वो रूट के अंदर चले जाते हैं, वो रूट की तरफ मूव करते हैं, तो रूट सेल्स के अंदर वहां पे आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान या जो सॉइल होती है उसके अंदर जो आयन प्रेजेंट होते हैं डिसॉल्व फॉर्म में, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। तो मींस वहां पे रूट और सॉइल के दरमियान वहां पे जो आयनिक कंसंट्रेशन थी, अब उसमें ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, अब उसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या कंसंट्रेशन डिफरेंस डेवलप हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब डिफ्यूजन की मदद से जो मिनरल्स होते हैं, जो आयन्स होते हैं, जब ये रूट हेयर्स के अंदर, रूट सेल्स के अंदर चले जाते हैं, तो रूट सेल्स के अंदर वहां पे आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वहां पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है बिटवीन द रूट सेल्स एंड द सॉइल। अब जब यहाँ पे कंसंट्रेशन डेवलप हो जाता है और दूसरे साइड से यहाँ पे रूट सेल्स के अंदर वहां पे जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, तो जो सेल सोल्यूशन होता है, जो सेल के अंदर वहां पे सोल्यूशन बन जाता है जिसमें डिफरेंट आयन्स वहां पे डिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, दिस सेल सोल्यूशन बिकम्स हाइपरटोनिक। अब ये जो सेल के अंदर सोल्यूशन बन जाता है इट बिकम्स हाइपरटोनिक, वहां पे जो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। तो मींस यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि सपोज अगर ये यहाँ पे एक सेल है, इसमें कुछ आयनिक कंसंट्रेशन प्रेजेंट है, अब बाहर से यहाँ पे सॉइल में से डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयन्स ये अब मूव करते हैं, ये सॉइल के अंदर चले, ये रूट सेल के अंदर चले जाते हैं, और जब ये रूट सेल के अंदर चले जाते हैं, रूट हेयर के सेल के अंदर चले जाते हैं, तो वहां पे आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। जब आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, अब ये जो सेल के अंदर सोल्यूशन होता है इसकी कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है, तो ये जो सोल्यूशन होता है सेल के अंदर इट बिकम्स हाइपरटोनिक, ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन बन जाता है, और इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। मींस हैव ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये जो सेल है, ये जो सेल के अंदर सोल्यूशन है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है एज कंपेयर टू दिस सोल्यूशन दैट इज प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। अब सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान जो वहां पे सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, जो वहां पे वाटर के साथ साथ वहां पे डिसॉल्व मिनरल्स, डिसॉल्व आयन्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब कुछ आयन्स रूट के अंदर चले जाते हैं, रूट सेल्स के अंदर चले जाते हैं, तो जो सेल के अंदर का सोल्यूशन होता है ये हाइपरटोनिक बन जाता है, इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, किसकी वजह से, जब कंसंट्रेशन या आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, और जो अब सेल से बाहर वहां पे सॉइल के अंदर, सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, उसकी जो आयनिक कंसंट्रेशन होती है वो बढ़ जाती है, वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर का जो सोल्यूशन होता है इट बिकम्स हाइपोटोनिक, और उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो मींस अब यहां पे क्या डेवलप होता है, यहां पे आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होता है बिटवीन द रूट सेल्स एंड सॉइल सोल्यूशन। जो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, या जो सॉइल के अंदर वहां पे डिसॉल्व फॉर्म में वाटर के साथ साथ वहां पे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, तो उसके दरमियान और जो रूट के अंदर या रूट सेल्स के अंदर वहां पे आयनिक कंसंट्रेशन होती है, वहां पे ग्रेडियंट डेवलप होता है, वहां पे कंसंट्रेशन डिफरेंस डेवलप हो जाती है, और जो रूट के अंदर या सेल्स के अंदर वहां पे सोल्यूशन बन जाता है वो हाइपरटोनिक बन जाता है। अब रूट के जो बाहर या सेल्स के बाहर जो सोल्यूशन प्रेजेंट होता है वो हाइपरटोनिक बन जाता है। अब ये जो रूट्स के अंदर या जो रूट सेल्स के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है सेल के अंदर, वो या सोल्यूशन वो बढ़ जाता है, जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर बन जाता है, और जो सोल्यूशन रूट सेल से बाहर प्रेजेंट होता है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, अब वहां पे जो वाटर होता है, जो वाटर कहां पे होता है, जो अब सेल से बाहर वाटर प्रेजेंट होता है,
move into the cells or roots by the process of end osmosis from hypertonic to the hypertonic solution। अब यहां पे क्या होता है, जो अब सेल से बाहर या रूट सेल से बाहर अब जो सोल्यूशन प्रेजेंट होता है वो अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है। अब हाइपोटोनिक सोल्यूशन और अंदर से हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता है और वहां पे मूवमेंट ऑफ वाटर हो जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, जिसको हम एंडोस्मोसिस नाम देते हैं, क्योंकि वहां से बाहर से वाटर अंदर की तरफ चला जाता है। अगर अंदर से ही पानी बाहर निकल जाएगा तो उसको हम नाम देते हैं एक्सऑस्मोसिस, लेकिन यहाँ पे जो सॉइल के अंदर सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, वो जो आउटसाइड द सेल वाटर प्रेजेंट होता है, सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, वहां से हाइपोटोनिक सोल्यूशन से अब वाटर वो अब रूट सेल्स के अंदर चला जाता है, वो अब रूट्स की तरफ पहुंच जाता है, वो अब रूट सेल्स के अंदर चला जाता है। तो मींस यहां पे वाटर की मूवमेंट हो जाती है बाय प्रोसेस ऑफ एंड ऑस्मोसिस फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और उसके साथ साथ यहां पे जो वाटर होता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। ये जो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान वाटर प्रेजेंट होता है ये वहां पे हाइपोटोनिक की नेचर होता है। जब ये हाइपोटोनिक की नेचर होता है तो मीन जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, तो इसीलिए वहां पे क्या होता है, लो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है और वहां पे एंड ऑस्मोसिस की मदद से ये जो वाटर होता है ये मूव करता है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। ये अब सॉइल को छोड़कर ये वाटर मूव करता है टुवर्ड्स द सेल्स, ये रूट सेल्स के अंदर चला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ एंड ऑस्मोसिस। तो मींस पहले सेटअप में वहां पे मिनरल्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जब मिनरल्स अब्सॉर्ब हो जाती है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, जो सेल के अंदर सॉल्यूशन होता है वो हाइपरटोनिक बन जाता है, अब जो बाहर सॉल्यूशन रहता है वो हाइपोटोनिक रह जाता है। अब बाहर के सॉल्यूशन में जो वाटर प्रेजेंट होता है इट इज हाइपोटोनिक इन नेचर, या वहां पे जो सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है हाइपोटोनिक इन नेचर, उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है। तो इसीलिए वहां पे क्या होता है, जो वाटर होता है ये मूव करता है फ्रॉम द सॉइल टुवर्ड्स द रूट या फ्रॉम द सॉइल इनसाइड द रूट, ये सॉइल को छोड़कर रूट्स के अंदर चला जाता है, रूट सेल्स के अंदर चला जाता है, दैट इज फ्रॉम हाइपोटोनिक रीजन टू द हाइपरटोनिक रीजन, तो आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो मींस पहले सेटअप में मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और दूसरे सेटअप में वहां पे वाटर एब्जॉर्ब हो जाता है। अब ये जो एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स होते हैं, एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स दे मूव टू द जाइलम, ये अब जाइलम तक पहुंच जाते हैं, ये अब जाइलम की तरफ चले जाते हैं, ये अब जाइलम की तरफ शिफ्ट करते हैं, लेकिन किसके जरिए से, जब वाटर मूव करता है तो पहले ये कॉर्टेक्स के तक पहुंच जाते हैं, कॉर्टेक्स के बाद ये एंडोडर्मिस तक पहुंच जाते हैं, एंडोडर्मिस के बाद ये पेरिसाइकल तक पहुंच जाते हैं और फाइनली ये जाइलम या जाइलम वेसल्स तक पहुंच जाते हैं। तो मींस वहां पे डिफरेंट लेयर्स होते हैं। जब ये रूट हेयर्स के जरिए से रूट सेल्स के अंदर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद ये डायरेक्टली जाइलम वेसल्स के अंदर नहीं पहुंच जाता है, बल्कि पहले उसको एक रीजन जो सेलुलर रीजन होता है वहां पे उसको पार करना पड़ता है, उसको पास करना पड़ता है, जिसको हम कॉर्टेक्स नाम देते हैं। जब ये कॉर्टेक्स के अंदर से चला जाता है तो उसके बाद ये एंडोडर्मिस तक पहुंच जाता है, एंडोडर्मिस के बाद ये पेरिसाइकल तक पहुंच जाता है और फाइनली ये वहां पे जाइलम वेसल्स तक पहुंच जाता है। तो मींस अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, अगर ये रूट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये रूट हेयर है, जब ये रूट हेयर वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है तो उसके बाद ये जो नेक्स्ट रीजन होता है इसको हम नाम देते हैं कॉर्टेक्स। तो उसके बाद ये कॉर्टेक्स तक पहुंच जाता है ये एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स, और इसके बाद कॉर्टेक्स के बाद यहाँ पे और एक रीजन प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं एंडोडर्मिस। जब ये एंडोडर्मिस तक भी पहुंच जाता है तो उसके बाद और एक रीजन होता है जिसको हम नाम देते हैं पेरिसाइकल। जब ये फाइनली पेरिसाइकल तक पहुंच जाता है तो अंदर जाइलम वेसल्स प्रेजेंट होते हैं या जाइलम टिश्यू प्रेजेंट होता है और फाइनली ये जाइलम टिश्यू तक पहुंच जाता है और जाइलम इसको कैरी करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर रीजन, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस और फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। अब ये जो टोटल एब्जॉर्ब्ड वाटर होता है, यहाँ पे जितना भी वाटर एक प्लांट बॉडी एब्जॉर्ब करती है, जो टोटल एब्जॉर्ब्ड वाटर होता है एक प्लांट बॉडी ने जितना भी वाटर एब्जॉर्ब किया है, ओनली 1% इज यूज्ड बाय द प्लांट बॉडी। इसमें से सिर्फ 1% प्लांट बॉडी यूज करती है। सपोज अगर एक प्लांट बॉडी ने 100 लीटर वाटर एब्जॉर्ब किया है तो उसमें से सिर्फ 1 लीटर वाटर ये अपनी डिफरेंट रिएक्शन या बायोकेमिकल एक्टिविटीज के लिए परफॉर्म या डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए यूज करता है, लेकिन उसके बाद जो 99% जो वाटर होता है वो लॉस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो मींस जितना भी वाटर एंड मिनरल्स है, जितना भी वाटर एक प्लांट बॉडी एब्जॉर्ब करती है, इसमें से सिर्फ 1% ही अपने यूज के लिए इस्तेमाल करती है और जो रेस्ट ऑफ द वाटर होता है इट्स लॉस या ये ट्रांसपिरेशन की मदद से एक प्लांट बॉडी से लॉस होता है, ये ट्रांसपिरेशन की मदद से एक प्लांट बॉडी से बाहर निकलता है। अब यहाँ पे और एक पॉइंट है कि जो रूट सिस्टम से शूट सिस्टम तक जो वाटर कॉलम बन जाता है, वहां पे जाइलम सेल्स के अंदर या जाइलम टिश्यू के अंदर जो वहां पे वाटर कॉलम बन जाता है जिसकी मदद से वाटर मूव करता है अपवर्ड्स की तरफ, या जिसकी मदद से जो वाटर होता है ये मिनरल्स होते हैं ये मूव करते हैं फ्रॉम द रूट सिस्टम टू द शूट सिस्टम, ये अप टू द लीफ टिप तक पहुंच जाते हैं या शूट टिप तक पहुंच जाते हैं। उसके पीछे कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी मदद से ये जो वाटर कॉलम होता है ये कंटिन्यूअस रहता है, या जो वाटर होता है ये मूव करता है अपवर्ड्स की तरफ और ये हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच जाता है, हर एक प्लांट बॉडी पार्ट तक पहुंच जाता है। तो वहां पे कुछ मैकेनिज्म है जिसकी मदद से वहां पे जो वाटर कॉलम होता है ये कंटिन्यूअस रहता है, जिसकी मदद से ये हर प्लांट बॉडी तक पहुंच जाता है, हर प्लांट पार्ट तक पहुंच जाता है, हर रीजन तक पहुंच जाता है। तो वहां पे मेनली 2 फोर्सेस यूज होते हैं, उसके साथ साथ और एक दैट इज ट्रांसपिरेशन पुल या जिसको हम नाम देते हैं सक्शन प्रेशर। इसकी मदद से ये जो वाटर कॉलम होता है ये कंटिन्यूअस रहता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फोर्स इन्वॉल्व होता है जिसको हम नाम देते हैं कोहेसिव फोर्स, जब ये जाइलम वेसल्स के अंदर पहुंच जाते हैं तो जो जाइलम वेसल्स होते हैं दे आर सिंपली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं या पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब इनके अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स पहुंच जाते हैं तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान वहां पे अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट होता है जिसको हम नाम देते हैं कोहेसिव फोर्स, जो एक वाटर मॉलिक्यूल और दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान प्रेजेंट होता है, जो इनको आपस में बाइंड करके रखता है, जो इनको आपस में
एक साथ रखता है, तो मींस ये जो वहां पे फोर्स यूज होता है जिसको हम नाम देते हैं कोहेजन फोर्स है, जिसको हम नाम देते हैं कोहेसिव फोर्स, जो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ मिला के रखता है, जो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को दूर होने से बचाता है। जो दूसरा फोर्स वहां पे इन्वॉल्व होता है, जो जाइलम वेसल्स के अंदर वहां पे डेवलप होता है, दैट इज एडहेसिव फोर्स। एडहेसिव फोर्स का मतलब क्या है? वहां पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किस किसके दरमियान? जाइलम वेसल्स के वॉल्स के दरमियान और जो वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर यहां पे मैं सिंपल डायग्राम बनाऊंगा, सपोज अगर ये जाइलम वेसल है, ये जाइलम वेसल्स के यहाँ पे वाल है और इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स और इस जाइलम वेसल के वाल के दरमियान जो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होता है, इसको हम नाम देते हैं कोहेसिव फोर्स। लेकिन अगर यहाँ पे और हम देखेंगे, यहाँ पे जो बीच में से वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इन वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो आपस का जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको हम नाम देते हैं कोहेसिव फोर्स या कोहेजन फोर्स। लेकिन जो यहाँ पे जाइलम वेसल के वाल के दरमियान, सरफेस के दरमियान और वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है उसको हम नाम देते हैं एडहेसिव फोर्स। और उसके साथ साथ जो और एक पॉइंट यहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल, जब प्लांट बॉडी ट्रांसपिरेशन परफॉर्म करती है, जिसको हम डिफाइन करते हैं दैट इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। जब स्टोमेटा के जरिए से जो वाटर लॉस हो जाता है, जब ट्रांसपिरेशन की मदद से स्टोमेटा के जरिए से जब प्लांट बॉडी में से वाटर लॉस होता है, वाटर रिमूव होता है इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर्स, तो वहां पे एक पुल डेवलप हो जाता है जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, या उसको हम और एक नाम देते हैं दैट इज सक्शन प्रेशर। और ये सक्शन प्रेशर भी वहां पे मदद करता है एक प्लांट बॉडी को इस वाटर कॉलम को कंटिन्यूअस रखने में। और ये जो तीनों चीजें हैं, चाहे कोहेसिव फोर्स है, एडहेसिव फोर्स है या ट्रांसपिरेशन पुल है, दे ऑल हेल्प इन द एसेंट ऑफ सैप। ये सारे जो वहां पे फोर्सेस या जो वहां पे सारे रीजंस हैं, ये एक प्लांट बॉडी को एसेंट ऑफ सैप या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स करने में वहां पे मदद करते हैं। तो मींस अगर हम शॉर्ट में देखेंगे कि जो एक प्लांट बॉडी है इसमें एसेंट ऑफ सैप कैसे होता है, एक कंप्लेक्स टिश्यू यूज होता है जिसको हम नाम देते हैं जाइलम। और जो जाइलम होता है इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे जाइलम वेसल्स है, जाइलम ट्रैकिड्स है, फाइबर्स है, जाइलम पैरेन्काइमा है। और ये जो ऊपर के तीन सेल्स है, वेसल्स, ट्रैकिड्स और फाइबर्स, ये डेड है, लेकिन जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं लिविंग सेल्स होते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है इसके पीछे? ये कैसे वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं? वहां पे दो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। जो मिनरल्स होते हैं ये बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन मूव करते हैं, बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन सेल्स के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे सेल के अंदर जो सोल्यूशन होता है वो हाइपरटोनिक बन जाता है, क्योंकि वहां पे आयनिक कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डेवलप हो जाता है, वो बढ़ जाता है। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आ जाता है दैट इज मूवमेंट ऑफ वाटर। वहां पे जो सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान जो सॉइल सॉल्यूशन होता है, जो वहां पे सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है, वो हाइपरटोनिक नेचर होता है, क्योंकि वहां से जो मिनरल्स या आयन्स होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है और वो हाइपरटोनिक बन जाता है। और उसके बाद एंड ऑस्मोसिस की मदद से वहां पे जो वाटर होता है वो मूव करता है फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट सेल्स। और उसके बाद जब ये रूट सेल्स के अंदर पहुंच जाता है वाटर एंड मिनरल, उसके बाद जो एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल्स होते हैं ये जाइलम वेसल्स तक पहुंच जाता है, जाइलम टिश्यू तक पहुंच जाता है, और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक। लेकिन वहां पे वाटर कॉलम को कंटिन्यूअस रखने के लिए, वाटर कॉलम को मेंटेन रखने के लिए वहां पे डिफरेंट फोर्सेस इन्वॉल्व होते हैं। एक को नाम देते हैं कोहेसिव फोर्स या कोहेजन फोर्स, दूसरे को नाम देते हैं एडहेसिव फोर्स, और जो थर्ड वन होता है जिसको हम नाम देते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, जो ट्रांसपिरेशन की मदद से वहां पे डेवलप हो जाता है। और फाइनली जो वाटर होता है ये हर एक बॉडी पार्ट तक पहुंच जाता है, हर एक प्लांट पार्ट तक पहुंच जाता है। इसको हम नाम देते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, या इसको हम नाम देते हैं एसेंट ऑफ सैप।